तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ऑयल पर और साथ में बात करेंगे कुछ नए डिविडेंड और बोनस शेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो आईबीए के साथ एक बड़ी कोलैबोरेशन होती नजर आई इंडियन ऑयल की, जहां पर डेवलप किया जाएगा बायो एनर्जी बायो हाइड्रोजन सेक्टर। तो भारतीय बायोगैस एसोसिएशन ने रविवार को कहा कि उसने जैव ऊर्जा और जैव हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये बयान में कहा गया है कि सहयोग का उद्देश्य दोनों संगठनों के बीच तालमेल के आधार पर जैव ऊर्जा क्षेत्र का विकास और विस्तार करना है। सहयोग में IOCL और IBA दोनों संस्थाएं आपसी पहल का सपोर्ट करती हैं और एक ज्ञान केंद्र भी बनाए जाएंगे और भारत में जैव ईंधन उद्योग को विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिक बुनियादी ढांचे और कुशल कार्यबल जैसे संसाधन भी आवंटित करेंगे। मतलब कि फ्यूचर यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट्स देखने के लिए मिल सकती हैं। दोनों पक्ष ज्ञान केंद्र विकसित करने के लिए विधायकों, व्यापार अधिकारियों, उद्योग जगत के लोगों और थिंक टैंकों के साथ सक्रिय रूप से बात भी करेंगे। एक पॉइंट और समझे तो IBA जो है यहाँ पर पहले से ही कई मंत्रालयों के साथ मिलकर बायोगैस, बायो CNG, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को सपोर्ट देने वाले नियम बनाने के लिए काम कर रहा है। सो बायोगैस विकास को गति देने के लिए यह साझेदारी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को सुगम भी बनाएगी और IOCL और IBA जैव ईंधन की विभिन्न श्रेणियों के लिए नीतिगत प्रोत्साहन तैयार करने और प्रस्तावित करने के लिए काम भी करेंगे। सो IBA के अध्यक्ष गौरव केडिया ने यह चीजें बताई हैं। और एक चीज और बता दूं, आज से 2 दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि अगले 48 घंटे में OPEC प्लस द्वारा कच्चे तेल के लिए फैसला लिया जाएगा। तो वो डिसीजन आता नजर आया है। वो डिसीजन यही है कि OPEC प्लस ऑयल प्रोडक्शन देशों ने तेल उत्पादन में बढ़ोतरी पर सहमति जता दी है और जुलाई में होगा 4,11,000 बैरल प्रतिदिन का नियम। अपडेट लंबा था तो इसको डीप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे शॉर्ट करके। और मेन पॉइंट ये था कि उस पर डिसीजन आया है और ये डिसीजन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छा हो सकता है। बढ़ोतरी पर सहमति जताई है, यानी कि बैरल 4,11,000 प्रतिदिन का इजाफा होगा। तो दैट मीन कच्चे तेल का जो है उपलब्ध ज्यादा यहाँ पर अवेलेबिलिटी मिलती नजर आएगी। तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम के रूप में इंडियन ऑयल ने अपनी पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 10,000 टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद इकाई स्थापित करने के लिए हाइड्रोजन की स्तरीय लागत को अंतिम रूप दिया है। और परियोजना इंडियन ऑयल के ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है और भारत में अब तक की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पहल होगी और दिसंबर 2027 तक चालू होने के लिए तैयार। ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी परिचालन में जो जीवाश्म व्युत्पन्न हाइड्रोजन है उसकी जगह लेंगे और कार्बन उत्सर्जन में पर्याप्त कमी आती नजर आएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अब चालू हो गया है और बहुत अच्छी बोलियां भी मिल रही हैं और निविदाएं और मूल्यांकन किया जा रहा है और 1-2 महीने के भीतर काम में सक्षम होंगे और 2 साल के भीतर पानीपत हरियाणा में 10,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो जाएगा। सो भारत का उद्देश्य है हरित ऊर्जा मिशन को बढ़ावा देना और एक टिकाऊ कार्बन तटस्थ भविष्य में योगदान देना। और ऐतिहासिक परियोजना के साथ इंडियन ऑयल देश की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में अपने नेतृत्व को और मजबूत करेगा। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है, जहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तक इन्वेस्टमेंट का कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन पहले एक अपडेट आया था, मैंने तब यहाँ पर किया था। एक 2400 करोड़ वाला था, एक 1200 करोड़ वाला था। इंडियन ऑयल पे हम पी की बात कर लें तो पी रेशो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम कहें कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग या पी के अकॉर्डिंग फिलहाल स्कोर महंगा है स्टॉक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो स्टॉक में अगर 10 से नीचे पी रेशो तो वेल एंड गुड है। अगर थोड़ी सी और गिरावट या फॉल देखने के लिए मिलता है और उसमें जो है नीचे के दाम पर खरीदने का मौका मिलता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि यहाँ पर देखिए पी रेशो वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें HPCL और BPCL तो वो यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बट देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पी रेशो भी नहीं है, क्योंकि एवरेज देखें तो 20.77 निकल करके आ रही है अकॉर्डिंग टू पीयर कंपेयर। वहीं पर अगर रिजर्व की बात कर लें तो कंपनी के देखिए इस बार भी कंपनी का रिजर्व हमें बढ़ता नजर आया और काफ़ी अच्छा जंप भी हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा जंप नहीं हुआ जितना मार्च 2023 से 24 के बीच में देखने के लिए मिला था। इस बार कंपनी के रिजर्व में हमें करीब काफ़ी अच्छा गेन होता नजर आया। और अगर किसी कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व रहता है तो नो डाउट कंपनी के लिए बोनस, डिविडेंड जैसी चीज़ें देनी आसान बात है। यहीं पर अगर हम FIIR DI की बात कर लें तो इनका स्टॉक इंडियन ऑयल में
कंटिन्यूसली बढ़िया बना हो। अगर आप पिछले कई क्वार्टर से देखेंगे या पिछले 2 साल से देखेंगे तो FIDI स्टॉक में हमेशा से ही इंटरेस्टेड रहे, आपके सामने ही है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न नो डाउट दिए हैं। लेकिन फिलहाल पिछले जो 6 महीने या साल का जो सिनेरियो रहा है वो आप लोगों को पता ही है कि बाजार में बहुत कम स्टॉक हैं जिन्होंने रिटर्न अच्छे बना करके दिए हैं। पब्लिक का स्टेक अच्छा बना हुआ है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इन एवरी क्वार्टर हमें बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब दिसंबर में देखिए 30,82,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे और मार्च 2025 में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का जंप फिर से आता नजर आया। इससे पहले सितंबर में देखिए 28 करीब थे। तो इन एवरी क्वार्टर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी स्टॉक में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि डिविडेंड जो है आकर्षित है, अट्रैक्टिव है, उसकी वजह से भी काफी इन्वेस्टमेंट स्टॉक पर बनी रहती है। देखिए कच्चे तेल की कीमतें तो गिरावट पर हैं, पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता नजर आएगा, नो है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर यह भी समझने वाला है कि जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की ओर बढ़ सकती है अगर कच्चे तेल की कीमतें गिरावट में देखने के लिए मिलती है, में दबाव देखने के लिए मिलता है तब। चलिए बात कर लेते हैं मेन इंडियन ऑयल पर ही। तो तेल कंपनियों को बड़ी राहत की उम्मीद, LPG पर घाटा 45% तक हो सकता है कम, सामने आई ये वजह। तो LPG उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने और आयात पर बढ़ती निर्भरता की वजह से तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है और इसी बीच तेल कंपनियों के लिए राहत की उम्मीद जागी है। केयर एज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल पर स्थिर रहती हैं। तो तेल विपणन कंपनियों को LPG से होने वाले घाटे में वित्त वर्ष 26 में लगभग 45% की कमी आ सकती है। तो आपको पता है लास्ट ईयर जो कंपनी ने इतना कम प्रॉफिट दिखाया था लास्ट, तो आपको ख्याल होगा उसकी वजह यही थी कि कंपनी को LPG पर बहुत घाटा पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 45% तक की घाटे में कमी आ सकती है। केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 26 में कंप्यूटिव LPG अंडर रिकवरी काफ़ी कमी आने की संभावना है, क्योंकि कीमतें ऊंची हैं और कम अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों का मिश्रण है। सो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि $65 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल की कीमतें रहती हैं। तो कंप्यूटिव रूप से 26 में LPG अंडर रिकवरी में 45% की कमी आने की उम्मीद है। अगर यह रिपोर्ट अंडर रिकवरी तेल कंपनियों को होने वाले घाटे में बारे में बताती है, LPG सिलेंडर को उनकी लागत मूल्य से कम पर बेचती है, क्योंकि घरों में खाना पकाने के गैस को किफ़ायती रखने के लिए सरकार द्वारा कीमतों में रेगुलेट किया जाता है। भारत में लगभग 90% LPG की खपत घरेलू खाना पकाने के लिए की जाती है, जबकि शेष 10% का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक और मोटर वाहन क्षेत्रों में किया जाता है। और अगर पिछले 10 वर्षों की बात कर ले तो LPG भुगताओं की जो संख्या है वो दुगनी हो गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 तक लगभग 33 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है और नो डाउट ये आगे ग्रो करती भी नजर आ सकती है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी के वृद्धि के कारण LPG की खपत भी तेजी से बढ़ी है और भारतीय रिफाइनरी ने मांग को पूरा करने के लिए LPG उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं की, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ गई है और 25 में घरेलू LPG की लगभग 60% जरूरी आयात के जरिए पूरी गई, जबकि एक दशक पहले यह लगभग 40% थी। तो चलिए इसको तो छोड़ते हैं, लेकिन मेन पॉइंट समझने वाला है कि LPG की खपत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन LPG उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती नजर आई। लेकिन फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें कम है, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं काफ़ी अच्छा सिनेरियो बनता भी नजर आ सकता है। अगर 25 में तेल विपणन कंपनियों को 14.2 किलोग्राम प्रति सिलेंडर पर लगभग 220 रुपये की महत्वपूर्ण LPG अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ा, यानी कि 220 रुपये का लॉस, और 3 प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कुल मिलाकर 41,270 करोड़ का नुकसान भी हुआ, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव पड़ा। और LPG की कीमतों में हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 26 में जो अंडर रिकवरी में 25% कमी आने की उम्मीद है। दैट मीन लॉस तो अभी भी हो रहा है नो डाउट, लेकिन 25% की उस लॉस में कमी आ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय LPG की कीमतों में कमी आने की भी संभावना है। और LPG के वैश्विक बेंचमार्क सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी मार्च मई में गिरावट आई है 2025 में। और रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण यह गिरावट वित्त वर्ष 26 में अंडर रिकवरी को लगभग 20% तक कम कर सकती है। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को कवर किया, एक तो डीप भी समझा और मोटी मोटी बात को भी समझा। तो फिलहाल कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कम कीमतों की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बेनिफिट में हैं। तो ये हमने जो पॉइंट बात थी कि इंडियन ऑयल में काफ़ी सारे बिजनेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बात की है LPG को लेकर इस 3-4 लाइंस में या इन 3-4 टॉपिक्स पर। आगे के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकती हैं।
अगर आपका भी व्यू जो है लंबे समय के लिए है तो बिल्कुल पहले 5 मिनट के लिए क्लैरिटी से समझेंगे, क्योंकि ये अपडेट्स आपको क्लियर करेंगे कि लंबी अवधि में इंडियन ऑयल में क्या हो सकता है। तो IOCL का जो 2047 तक का रिवेन्यू का जो टारगेट है वो डेटा सेंटर और परमाणु ऊर्जा, बैटरी, खनन क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और $1 ट्रिलियन का यहाँ पर रिवेन्यू का लक्ष्य है 2047 तक इंडियन ऑयल कंपनी का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL डेटा सेंटर, परमाणु ऊर्जा उत्पाद, शिपिंग और महत्वपूर्ण जो खनिज खनन है और बैटरी विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपनी ग्रोइंग या विविधता लाने पर विचार कर रही है। लोगों ने बताया है कि भारत की शीर्ष रिफाइनरी और ईंधन रिटेलर में अपने मुख्य व्यवसाय में वर्ष वित्त 2028 तक 100 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि प्रति वर्ष MMTPA रिफाइनिंग क्षमता और 13 MMTPA पेट्रोकेमिकल क्षमता का लक्ष्य बना रही है। ये पहले 2047 तक जो पहल है ये $1 ट्रिलियन के राज्य स्तर तक पहुंचने और परिचालन रूप से शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट, आपको पता है कार्बन जो है फॉसिल फ्यूल से छुटकारा गवर्नमेंट को चाहिए। गवर्नमेंट उस पर अपने टारगेट्स, लक्ष्य ज़्यादा ई एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देती नजर आ रही है और इसी तरह से यहाँ पर शून्य कार्बन की बात कही जा रही है। सरकारी कंपनी की जो रिफाइनिंग क्षमता का लक्ष्य है वो फिलहाल 81 MMTPA से 25% की वृद्धि को दर्शाता है। और फिर भारत के में पेट्रोकेमिकल उत्पाद 4.3 MMTA से 3 गुना से अधिक बढ़ जाएगा। प्राकृतिक गैस के और व्यापार कारोबार में भी 8 MT से दुगना होकर 16.5 मिलियन टन MTP हो जाएगा। वहीं पर हरित ऊर्जा के भी नए व्यवसायों में IOCL 31 गीगावाट क्षमता को लक्षित कर रहा है, टारगेट कर रहा है, जो प्रेजेंटली 247 मेगावाट से काफी अधिक है। और इसका टारगेट 80 किलो टन प्रति ईयर हरित हाइड्रोजन क्षमता और 5 गीगावाट घंटे लिथियम आयन सेल बैटरी उत्पाद भी है। काफ़ी सारी चीज़ें इनमें ऐसी है जिनको समझने के लिए हमें अलग से थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे अब आपको पता है लिथियम आयन सेल, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन ऑयल के काफ़ी सारे बिजनेस हैं। तो कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकल यहाँ पर समझने सुनने से ही समझ आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा डीप जा करके समझने के लिए नीड रहती है। ईमेल में IOCL ने जवाब दिया है प्रवक्ता ने कि कंपनी के जो भारत की ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप या ऊर्जा व्यवसाय से संबंधित सभी जो संभावित क्षेत्र की खोज कर रहा है, जिसमें नए क्षेत्रों में प्रवेश करना भी शामिल है और नए वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी के विस्तार और व्यापक पूंजीगत व्यय शामिल है, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट और विशेष रूप से गठित विशेष परियोजना जैसे कि वाहन SPV दोनों के माध्यम से परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। अभी आपको पता है हाल फिलहाल में हुंडई के साथ भी कंपनी का एक कोलैब हुआ था जो मैंने डिस्कस किया था। निष्पादन और कार्यान्वयन जोखिमों को कम करने के लिए इंडियन ऑयल सभी क्षेत्रों में अग्रणी रणनीतियों भागीदारियों के साथ सहयोग कर रहा है। ये तो बात मानने वाले कि इंडियन ऑयल हर काफ़ी सारे जो जोखिम को कम करने के लिए अलग अलग अग्रणी क्षेत्रों में काम करता नजर आ। और ये साझेदारियां न केवल जोखिम विविधीकरण में मदद करेंगी बल्कि साझा निवेश और प्रतिबद्धताओं के माध्यम से फंड जुटाने में भी योगदान देती हैं। और पूंजीगत व्यय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताए बिना कहा, इन पहलों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पूंजीगत जो व्यय है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, वो स्रोतों और ऋण के संतुलन मिश्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। और डेटा सेंटर में भी काफ़ी अच्छा व्यवसाय। IOCL मौजूदा अतिरिक्त फाइबर परिसंपत्तियों, उपलब्ध रियल एस्टेट के मुद्रीकरण के अवसरों की तलाश कर रही है। साथ ही मौजूदा और नियोजित जो हरित ऊर्जा है और नए व्यवसायिक डोमेन के साथ तालमेल का भी लाभ उठा रही है। पश्चिम तट पर जो है कंपनी पूर्वी आयात और निर्यात के लिए भी बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की योजना बना रही है और खुदरा बिक्री के लिए अफ्रीका और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भी प्रवेश करेगी। कंपनी भारत और विदेश दोनों में भागीदारी के माध्यम से अपनी समुद्री रसद को मजबूत करने के तरीकों की खोज कर रही है। प्रस्तुति के अनुसार ये कहते हुए कि अपनी ऊर्जा संकल्पन रणनीति के हिस्से के रूप में यह कई परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल होने की योजना बना रही है। इंडियन ऑयल के पास वर्तमान में 702 मेगावाट की इकाइयां स्थापित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक उद्यम भी है और परियोजना स्थल की पहचान और अंतिम रूप देने के काम चल रहा है। शिपिंग में कंपनी बहुत बड़े कच्चे माल वाहक के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ गठजोड़ पर विचार भी कर रही है।
और इंडियन ऑयल 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों का संचालित करता है, जो इसके ईंधन परिवहन लॉजिस्टिक की रीढ़ है। और IOCL के प्रवक्ता ने कहा है कि पाइपलाइनों के पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है, जिससे जो दक्षता है परिचालन और बढ़ाने के अत्याधुनिक तकनीकों अपनाना शामिल है। और हमें अपने कार्यबल को ज़्यादा कुशलता से तैनात करके और सुरक्षा से समझौता किए बिना अनुकूलित बड़ी मात्रा में काम प्रबंध। तो ये हमें इंडियन ऑयल पर काफ़ी अच्छी अपडेट फॉर फ्यूचर के लिए नजर आ रही है। लेकिन इंडियन ऑयल में एक चीज काफी मैटर करती है, वो है क्रूड और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस। बात करें तो ब्रोकरेज क्यों है बुलिश, दिया अब तक का हाईएस्ट टारगेट प्राइस, कहा 49% तक उछलेगा PSU शेयर। कंपनी के तिमाही नतीजे भी जबरदस्त रहे, जिसके बाद शेयर पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स ने कंपनी के शेयर में मौजूदा स्तर से और तेजी आने की संभावना जताई। जेफरीज ने बाई रेटिंग बनाते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की शेयर की कीमत का टारगेट प्राइस 160 रुपये पर बनाए रखा है और यह शेयर के बुक वैल्यू के लिए 1 साल की कीमत का 1.2 गुना है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी नोट में लिखा है कि अप्रैल में कच्चे तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की गिरावट की वजह से कंपनी को नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इन्वेंट्री घाटा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर मॉर्गन स्टैनली ने भी अगले 30 दिनों में कंपनी के शेयर में कीमत पूरी तरह से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और 2 मई को ये अपडेट देखने के लिए हमें मिली थी। उसके बाद यहाँ पर 30 दिन का हिसाब लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम अभी तक बना हुआ है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 12 महीने के जो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात है, वो 0.9 गुना पर बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सो लॉन्ग टर्म एवरेज से 25% कम है। और ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर 205 रुपये का टारगेट प्राइस भी दिया। के लिए बड़ी खबर आती नजर आ रही है। सबसे पहला पॉइंट, ओडिशा सरकार आयात को कम करने के लिए $14 अरब की पेट्रोलियम रसायन परियोजनाओं पर विचार कर रही है और भारतीय तेल करेगी निवेश। $14 अरब एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। अभी तक इंडियन ऑयल द्वारा जो इन्वेस्टमेंट्स 2024 या 25 में देखने के लिए मिले, उस सारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा की अमाउंट है ये $14 अरब। इंडियन ऑयल ने पिछले महीने ही पारादीप में फिनॉल और पॉलीथीन के उत्पाद के लिए दोहरी फीड क्रैकर और संबंधित डाउनस्ट्रीम इकाइयों की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वह पहले से ही वैसे तो 3 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली तेल रिफाइनरी को चला रहा है और कंपनी ने कहा है कि इस परियोजना में लगभग 610 बिलियन रुपए का निवेश करेगी। और शर्मा ने गोपनीयता समझौते के कारण नाम उजागर किए बिना कहा कि अन्य जो व्यवसाय हैं ऐसा ही कर सकते हैं और विदेशी जो डाउन स्ट्रीम मतलब पेट्रोकेमिकल इकाइयां हैं या पारादीप में स्थानांतरित कर सकते हैं। और शर्मा ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने की ओडिशा की रणनीति में चीन और दक्षिण पूर्व एशिया भी पाए जाने वाले वैश्विक मानों के लिए एक बुनियादी बेहतर ढांचा प्रदान करना भी शामिल है। में 96 से 1000 से अधिक खुदरा आउटलेट हैं ईंधन के, जो देश भर में पेट्रोल और डीजल बेचती हैं। इन शॉर्ट कहें दुकानें, और इनमें से अकेले इंडियन ऑयल के पास 40,000 से अधिक दुकानें हैं। और इसके बाद अन्य 2 सार्वजनिक क्षेत्र की इधर खुदरा कंपनियां यानी कि BPCL और HPCL में भी प्रत्येक के पास लगभग 24,000 ईंधन खुदरा स्टेशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी और शेल जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास भी कुल मिलाकर लगभग 9,000 ईंधन स्टेशन हैं। और LPG या फिर रसोई गैस के लिए भी आप पूरे भारत में 25,000 से अधिक आउटलेट हैं, जिसमें इंडियन ऑयल के पास लगभग 13,000 आउटलेट हैं। अब समझे तो यहाँ पर एक और अपडेट आती नजर आ रही है। 4 मई की हम बात करें, 5 मई को जो आता नजर आया, तो 4 मई को रिड्यूस करते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर प्रभुदास लिलाधर जी जो है 122 के टारगेट नजर आए। ओसवाल ने इंडियन ऑयल पर 165 के टारगेट बाइंग की रेटिंग के साथ दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल बुलिश होते IOCL पर नजर आ रहे हैं, रेकमेंड करते बाइंग की रेटिंग स्टॉक के साथ नजर आए हैं 165 रुपये। नुवामा की बात कर लें तो नुवामा ने यहाँ पर रेटिंग कम करें की बात दोहराई है और 123 रुपये का टारगेट दिया है। HDFC सिक्योरिटीज ने IOCL पर 128 रुपये के टारगेट दिए हैं, कम रेटिंग दी है। पेट्रोकेम कुछ एनालिसिस द्वारा बाइंग की रेटिंग दी जा रही है, कुछ एनालिसिस द्वारा सेल की रेटिंग दी जा रही है। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पर यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए भी। सेकंड थिंग यहाँ पर ये है, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल यही रहते हैं या फिर LPG के दाम भी यही रहते हैं, तो नो डाउट कि अगर पिछले 3 महीने में अगर दाम वही रहे और क्रूड ऑयल सस्ता था तो कंपनियों को इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आगे भी कम रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडियन ऑयल में फिर से एक सिनेरियो बनता नजर आए। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो कि कंपनी ने रिजल्ट से पहले ही काफ़ी अच्छी रिकवरी दी,
110 से करीब नीचे लो लगा करके दोबारा से स्टॉक चला। 134 तक तो रिजल्ट से पहले ही देखने के लिए करीब करीब मिल रहा था, और फिर अब जब रिजल्ट आए तो स्टॉक ने 150 तक के करीब का हाई लगाया। दैट मीन कहीं ना कहीं एक रिकवरी उतनी ही स्टॉक में होती नजर आई। अब आगे मैटर करता है, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम रहते हैं तो हम आगे और कुछ एक्सपेक्टेशंस तेजी की कर सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ते हैं, इसी के अलावा उन्होंने खरीदने की सलाह भी दी है और 180 रुपये के टारगेट भी बनाए हैं, बढ़ा कर टारगेट प्राइस दिया है जो कि पहले 155 था। इसी के अलावा 2028 के EPS के भी 20% शेयर के साथ आय में वृद्धि के कारण किया गया है। इसके अलावा समझे तो HSBC ने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में कहा है कि क्रूड में गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सीधा फायदा होगा। IOC से कंपनियों के शेयर पर खरीदारी की राय रही। इसके अलावा CLSA की बात कर लें तो IOC के शेयर का जो टारगेट है वो 135 रुपये कर दिया है, मूल्य को बढ़ा दिया। CLSA ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर अपना लक्ष्य मूल्य 120 से बढ़ाकर 135 कर दिया है, जबकि होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है, क्योंकि जो कि औसत से 25% या जितना होना चाहिए उससे 25% कम है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर 205 का मॉर्गन स्टैनली ने एक टारगेट दिया है, दर्शाता है, और यह तेल रिफाइनरी पर सरकारी तेल रिफाइनरी के लिए बाजार में सबसे अधिक मूल्य लक्ष्य भी है। और इंडियन ऑयल पर कवरेज करने वाले 34 विश्लेषकों में से 22 ने खरीदने की रेटिंग, बाइंग की रेटिंग दी है, 5 ने होल्ड के लिए और 7 ने बेचने के लिए रेटिंग करी। सो आपको ये इंडियन ऑयल के डिविडेंड राशि के साथ डिविडेंड रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं हुई। इंडियन ऑयल ने कहा है कि अंतिम डिविडेंड के भुगतान की जो रिकॉर्ड तिथि है, रिकॉर्ड डेट है, वो अभी तय की जाएगी और उचित समय पर आपको दोबारा से सूचित कर दिया जाएगा। इंडियन ऑयल ने यह नहीं बताया कि शेयर धारकों को 30% यानी कि 3 रुपए का डिविडेंड कब दिया जाएगा। हालांकि इंडियन ऑयल ने AGM में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर एलिजिबल शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष कुणाल परार ने कहा है कि इंडियन ऑयल के शेयर फिलहाल 138 के आसपास हैं और इंडियन ऑयल उच्च डिविडेंड देने वाली कंपनी है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि बाजार भारतीय तेल पर मेरा नजरिया सकारात्मक है और इंडियन ऑयल के लिए मेरी सिफारिश खरीदारी की है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इंडियन ऑयल का शेयर बाजार विशेषज्ञ ने कहा टारगेट 144 और 148 है, स्टॉप लॉस 132 के करीब बताया गया है। स्थिति के आधार पर यदि कोई व्यक्ति डिलीवरी में इंडियन ऑयल खरीदना चाहता है तो मेरा विचार है कि इसे खरीदें। इंडियन ऑयल के निवेशक डिविडेंड और मूल्य वृद्धि दोनों से लाभ उठा सकते हैं और स्थिति के आधार पर इंडियन ऑयल के शेयर का टारगेट 165 रुपये होगा, 65, और अगर इस स्तर को भी इंडियन ऑयल के शेयर तोड़ते हैं तो तेजी आगे भी जारी रहेगी और अगला टारगेट 180 रुपये होगा HPCL के। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात को स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। शेयर्स पे तो मैंने भी वीडियो बहुत बनाया हुआ है, बाकी और भी कुछ कंपनियां हैं, ACC लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 की है। अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, इनकी भी रिकॉर्ड डेट जो है वो 18 जुलाई 10 जून रखी गई। इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड हैं। अतुल लिमिटेड, एक्सिस बैंक द्वारा भी डिविडेंड दिया जाना है, जहाँ की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई और 11 जुलाई की बताई जा रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में भी 27 जून की रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जहाँ पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, भारत सीड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6 जून, 20 जून और 2 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, जहाँ पर डिविडेंड कंपनियां देती है नजर आएंगी। फिलहाल तो देखिए स्टॉक्स पर हैं यही अपडेट्स, बाकी ये हैं डिविडेंड और सप्ली शेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो आपने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। टाटा पावर कंपनी के कल शानदार रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है।
इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम एक बोनस शेयर के बारे में। तो 17.25 के हिसाब से कंपनी जो है बोनस इशू की घोषणा की बात करती पावर कंपनी नजर आई है और रिकॉर्ड डेट भी मिलती नजर आई और एक वर्ष में 1222% स्टॉक भागता नजर आया। अगर बात करें तो यहाँ पर बोनस इशू की घोषणा की गई है 4,09,078 मतलब 49,78.93 करोड़ के पूंजीकरण वाली इस कंपनी ने बोनस इशू की घोषणा की है और पहले भी 2024 में 1.4 के अनुपात में बोनस इशू की घोषणा की, जो शेयरधारकों के लिए पहला बोनस इशू था। है उजास एनर्जी लिमिटेड की बात हम कर रहे हैं। उजास एनर्जी लिमिटेड की बात कर रहे हैं जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करती है और IRP स्टेज 1 के कारण स्टॉक में ट्रेडिंग प्रतिबंध है। कंपनी ने 17/25 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है और एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 17/25 में जारी करने पर विचार किया और सिफारिश की और प्रमोटर समूह को छोड़कर शेयर धारकों के लिए प्रत्येक 25 इक्विटी शेयरों के बदले 17 नए बोनस इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे जो सदस्यों और किसी अन्य लागू वैध नियमों के अधीन होगा। कंपनी के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 तय की गई है और कंपनी ने शेयर जारी करने के लिए शेयर धारकों की पात्रता निर्धारित करने रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 को ही तय की है, जो फाइलिंग में बताया। बोनस शेयरों के आवंटन की तिथि 2 जून 2025 को होगी, यानी कि ये बोनस शेयर आवंटन के अगले कार्य दिवस यानी कि मंगलवार 3 जून को व्यापार के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी देखिए नो डाउट 1, 2, 3 और 5 वर्षों में शेयर में काफी अच्छी तेजी हमें देखने के लिए मिली। अगर हम बात करें बोनस शेयर की तो कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसलों पर भी जानकारी दी है और कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया जाएगा। कंपनी ने निवेशकों के लिए 1 पर 1 बोनस शेयर की बोर्ड की मंजूरी दी है। बात कर रहे हैं अशोका लीलैंड की और साथ में कंपनी का डिविडेंड देखने के लिए भी आता नजर आ रहा है, जो फिलहाल यहाँ पर 1.25 प्रति शेयर यानी कि नवंबर 2024 में और फिलहाल 4.25 रुपये प्रति शेयर मई 2025 को 2 डिविडेंड घोषित की गई, यानी कि कुल 5.50 का डिविडेंड 1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए जिसमें बोनस भी देखने के लिए अनाउंस किया गया। रिकॉर्ड डेट अभी डिसाइड प्रॉपर नहीं हुई है, आगे देखी जाएगी। मदरसन का Q4 का मुनाफा आता नजर आया, साथ में डिविडेंड और बोनस शेयर का भी ऐलान होता नजर आया। तो यहाँ पर 0.35 रुपए का फाइनल डिविडेंड मंजूर होता नजर आया है। शेयर बाजार को बताया है कि 0.35 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। रिकॉर्ड डेट 23 जून 2025 तय की गई है। जिस तारीख इन शेयरों को धारकों के नाम मालिकों के तौर पर रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी का मतलब कि रिकॉर्ड डेट पे स्टॉक होंगे तो वो डिविडेंड पाने के हकदार होंगे, यानी कि 23 जून। डिविडेंड पर 28 अगस्त को होने वाली क्या है कंपनी की सालाना आम बैठक है, जो कि शेयर होल्डर्स की मंजूरी पर निर्भर करता है और मंजूरी मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर पेमेंट जो है कर दिया जाएगा, यानी कि 26 सितंबर 2025 को या उससे पहले पेमेंट जो है आता नजर आएगा। इससे पहले भी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 0.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया है और बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर भी 8500 करोड़ रुपए की राशि के लिए 1 लाख रुपए फेस वैल्यू वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करने की भी मंजूरी दी है और साथ में 29 मई की मीटिंग में कंपनी की 50वीं वर्षगांठ और 25 के अच्छे नतीजों को सेलिब्रेट करते हुए 1.2 रेशो के बोनस शेयर भी जारी करने की मंजूरी मिलती नजर आई है और शेयर होल्डर को उनके पास मौजूदा हर 2 शेयरों पर एक नया शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा और बोनस शेयर को 28 जुलाई 2025 तक दे दिया जाएगा। बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेटा का खुलासा अभी नहीं हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने पहले 10 बार बोनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे बोनस शेयर के बारे में। तो पहली बार बोनस इशू करेगी कंपनी, हर शेयर पर मिलेंगे 3 शेयर, नोट कर लें डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट। सो निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। बीएसएमएल लिस्टेड कंपनी NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने अपने इतिहास का पहला बोनस शेयर इशू घोषित किया है और कंपनी ने इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि बोर्ड प्रत्येक एक पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयर पर 3 बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे चुका है, यानी कि निवेशकों को 3.1 के अनुपात में बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी की रिकॉर्ड डेट 4 जून 2025 की बताई जा रही है, यानी कि जिस दिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे 4 जून को, वही बोनस के हकदार माने जाएंगे और कंपनी की फाइलिंग में कहा गया है। शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने 3.1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयरों के लिए पात्र शेयर धारकों की संख्या निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट वेडनेसडे 4 जून की बात कही है। फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि अनुमानित तिथि थर्सडे यानी कि 5 जून को होगी और जिसके तहत 3.1 अनुपात में 10 रुपये प्रति शेयर के 2,31,66,300 पूर्ण चुकता बोनस इक्विटी शेयरों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा समझ लें तो बोनस इक्विटी शेयर 6 जून को कार्य के लिए उपलब्ध होते नजर आएंगे और नो डाउट कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा करी है और यहां पर 0.40 पैसे का डिविडेंड कंपनी यहां पर देती नजर आएगी
जो कि सिफारिश की गई है। और डिविडेंड जो आपको पता है शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है, सो एजीएम मीटिंग में यहाँ पर जो है डिसीजन तब लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो कंपनी के बारे में, तो एक छोटी लेकिन मजबूत एनबीएफसी है जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अर्ध शहर क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती है। टाटा मोटर की बात करें तो 6 रुपए प्रति शेयर पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। डेट 4 जून 2025 की निर्धारित की गई है। इसके अलावा कॉफर्स लिमिटेड की बात करें तो स्प्लिट होता नजर आएगा। एक 1.2 का स्प्लिट स्टॉक में होता नजर आएगा। 4 जून से शेयर विभाजित में प्रभावी होगा और तरलता से वृद्धि होने की उम्मीद है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। सो स्प्लिट की योजना यहाँ पर बनती नजर आ रही है। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 जून को एक्स डेट के साथ 8.35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिलता नजर आएगा। टीसीएस भी 4 जून को 30 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देता नजर आएगा। बोनस इशू और बायबैक की बात करें तो शालीभद्र फाइनेंस 4 जून को 3.1 बोनस इशू पेश करेगी। शेयर धारकों को प्रत्येक शेयर के 3 शेयर मिलेंगे। शिलचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 6 जून डेट है और 1.2 अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगा, यानी एक के बदले 2 शेयर मिलते नजर आएंगे। कॉफर्स जैसे कि मैंने पहले भी बात की, स्टॉक स्प्लिट की 1.2 की रेशो से यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट होता नजर आएगा, जो कि अनाउंसमेंट हुई थी मार्च में और जून 4 इसकी रिकॉर्ड डेट है।